अस्सलामु अलैकुम। इल्लाही खैर, बच्चे पढ़ना शुरू हो गए हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उस मोड में आ गए हैं कि अब इन्होंने आग लगा देनी है। इनको एहसास होता जा रहा है कि अभी हमारी आखिरी अटैम्प्ट है और अब या आर्टिकल्स होंगे या शादी होगी, क्योंकि दोनों एक टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है। या तो शादी आर्टिकल से पहले बंदा कैफ में कर ले, तो आने वाली को भरोसा होता है कि यार अब इसके पास कुछ नहीं है, अगले 4 साल भी कुछ नहीं होगा, आगे का पता नहीं। बट जब आप 2 तलवारें एक ही म्यान में लेकर आते हैं तो या आप आने वाली को टाइम देंगे या आप आर्टिकल्स को टाइम दे रहे होंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितना जल्दी पेपर पास करेंगे उतनी जल्दी आप लोग शादी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अभी आप क्या हैं, डिसक्वालिफाइड। एंड देयर आर अदर लिमिटेशंस ऑल्सो। अच्छा जी, चैप्टर 12 भी हो गया, 11 भी हो गया, कंप्लीट हो गया, कुछ रह तो नहीं गया। चलें जी, शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत आसान है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों चैप्टर्स रटे वाले हैं और ICAP मैक्सिमम यहाँ से क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही टेस्ट करता है। उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिखाना है, वो आपके लिए एक वर्किंग तैयार की है। अगर आप उस चार्ट को समझ जाएं तो दोनों चैप्टर्स आपकी ग्रिप में आ जाएंगे इंशाल्लाह। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट पेपर्स वाली साइड। कंटेंट तो आपने तैयार किया ही होगा। अच्छा जी, ISA 610 बोले तो इंटरनल ऑडिटर्स। 610 में जो शुरू वाली बातें हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक्सटर्नल के साथ, ये इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, वो तो आसान सी बात है। और आगे हम लोग 3 सवाल पूछते हैं। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल, तो पहला सवाल क्या होता है, वो बंदा कैसा है। सेकंड क्वेश्चन इज उसका काम कैसा है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज उसके काम को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसका काम इस्तेमाल होने के काबिल है या नहीं। एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, ऑटम 2014, रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3B। Your firm is the auditor of Cell Phones Private Limited, CPPL, which operates a chain of mobile phone retail outlets. About 25% of the shareholding in CPPL is owned by Anwar and his wife. अनवर भाई कौन है, वहाँ के CEO, और उसके साथ साथ वो फाइनेंस एंड ऑपरेशंस को भी देखते हैं। तो ये कहने में कोई मजायका नहीं कि ये CEO भी है, CFO भी है और CMO भी है। There are 5 other directors, और बाकी कितने शेयर होल्डिंग रखते हैं, 15। तो 5 × 15 + 25, 100 पूरा हो गया। The internal audit function comprise of 3 senior officers। 3 तगड़े बंदे रखे हैं, मगर वो क्या हैं, ग्रेजुएट्स। तो सवाल पढ़ते टाइम आपने ग्रेजुएट्स के वर्ड को हाईलाइट कर लिया। अच्छा, उससे ऊपर भी अगर आप गौर करें तो एक बंदा अकाउंट्स भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है, वो CEO भी है और वो ऑपरेशंस को भी संभाल रहा है। तो ये इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना। अच्छा, इनकी ड्यूटीज़ क्या है कि इन्होंने अकाउंट्स को चेक करना है, स्टॉक टेक करना है, BRS बनानी है, रिव्यू करनी है पेमेंट्स, एंड वेरीफाई करना है फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स। दुनिया जहान के काम किसने करने हैं, इन्होंने करने हैं। हालांकि इनका काम करना नहीं होता, किए हुए काम को चेक करना होता है, मगर ये काम कर भी रहे हैं क्योंकि इनके पास बंदे यही हैं। चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ BRS, प्रिपरेशन। अच्छा, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज
अनवर स्ट्रेस्ड, अनवर ने जनाब एक ख्वाहिश का इज़हार किया, उसने ज़रा इन्फ्लुएंस किया कि मुझे ऑडिट एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मुझे ये अकाउंट्स दिखाने हैं और क्या हासिल करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसको ये लगता है कि चूँकि हमारे जो इंटरनल टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ, तो अब ऑडिट उनकी हेल्प से फटाफट हो जाएगा और कोई मसला नहीं आएगा। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं, वुड इट बी एडवाइजेबल टू यूज़ द इंटरनल ऑडिट वर्किंग पेपर्स, और अगर नहीं तो क्या आपके पास 3 रीज़न्स हैं कि आप उनके काम को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहली चीज़ तो ये कि वो ग्रेजुएट्स हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। फिर वो कुछ काम कर भी रहे हैं जो कि इनको करने नहीं चाहिए, चेक करने चाहिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ सकता है, आ रहा हूँ, इनको देखते हुए सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ रहा है। इनको अपॉइंट करने के लिए क्या कोई ऑडिट कमेटी है, क्या कोई CIA बैठा हुआ है? CIA पता ना क्या होता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो इनको अपॉइंट कौन कर रहा होगा, अनवर ही। इसका मतलब है कि अनवर ही अपॉइंट कर रहा है और ये रिपोर्टेबल भी किसको है, अनवर को। तो इंडिपेंडेंस आउट, ऑब्जेक्टिविटी आउट। और कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा? क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्फ्लिक्टिंग है? और सोचें। तो वही तो चेक करना चाह रहा है, वही तो चेक करना चाह रहा है कि क्या इनके काम को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, इनके काम को हम इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। तो टेक्निकली इनके काम को अगर हम इस्तेमाल करने बैठ गए तो हम भी रुल जाएंगे। तो उसको समझाना है कि भाई बेशक आपके पास एक टीम मौजूद है 3 बंदों की जो कि ग्रेजुएट्स हैं, मगर उनका काम इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। देयरफॉर हमें जितना टाइम लगेगा ऑडिट में हम वो टाइम लगाएंगे, आप हम पे स्ट्रेस ना करें। और अगर वो बाज नहीं आते तो इस ऑडिट को कबूल करना चाहिए नहीं, शुरू में जवाब दे के साइड पे हो जाए ताकि बाद में आप लोग परेशान ना हो। सवाल पढ़िएगा फ़हीम भाई। फ़हीम इज़ द ऑडिट मैनेजर ऑन ब्लू बेल्स लिमिटेड। ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2018। और अभी किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, ऑडिट स्टार्ट हो गया है? नहीं, प्लानिंग स्टेज पे खड़े हैं। BBL हैज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनल ऑडिट फंक्शन which reports directly to audit committee. The staff of the audit department have adequate level of competence, और सारे के सारे members हैं of professional body। इस पैराग्राफ में सवाल ये आपको बता रहा है कि इनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर मसला, इंडिपेंडेंस में मसला, ऑब्जेक्टिविटी में मसला नहीं। ठीक है जी। कंसिडरिंग द अबव, फ़हीम चाहता है कि इनको एंगेज करूं, कि वो मेरे साथ मिल के काम करें। वो चाहता है कि इनको डायरेक्ट असिस्टेंस में लेकर आऊँ। ये क्या होती है डायरेक्ट असिस्टेंस? देखिए 3 बातें होती हैं। पहला ये कि आपने उनके साथ कुछ इन एडवांस एग्री नहीं किया, तो जब आप ऑडिट करने के लिए पहुंचेंगे जो उन्होंने काम किया होगा आपको वो मन मन इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नथिंग इज एग्रीड इन एडवांस। ऑप्शन 2, आप जब इंटरम फेज पे जाते हैं तो उनके साथ कुछ बातें एग्री करके आ जाते हैं और फिर फाइनल ऑडिट के टाइम पे उनसे वो वाली वर्किंग को डिमांड कर लेते हैं। तीसरा फेज़ ये है, तीसरा फेज़ जनाब ये है कि आप उनको उठा के अपनी टीम का पार्ट बना लेते हैं। तो ये कौन सा फेज़ है? ये तीसरा फेज़ है। अब ऊपर बेशक आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, मगर रिक्वायरमेंट ज़रा गौर से पढ़ें। है ये क्रैमिंग,
वो कहना ये चाह रहा है कि कौन सी चीज़ें पूरी होनी चाहिए जिसकी बिना पे मैं इसको डायरेक्ट असिस्टेंस में शामिल कर सकता हूँ, बताएं। इनको ऐसा एरिया दूं जो कि ज़्यादा रिस्की है या कम? अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है तो इनको ये एरिया देना चाहिए। इनको सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले एरियाज में डालूं? चलो अब आप बाकी आप लोग बताएं। इनको ऐसा एरिया दूं जो कि ज़्यादा डिसीजन मेकिंग डिमांड करता हो? क्या इनके किए हुए काम को चेक करना चाहिए मुझे, या इन पे अंधाधुंध रिलाय कर लूं? चेक करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली किस पे आएगी? तो आपने और कुछ नहीं करना था, 6 नंबर के लिए 6 रट्टे वाली बातें लिखनी है, बस ऊपर एक माहौल बना के कि जनाब फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑडिटर को ये बातों पे रिलाय करना पड़ेगा। अगर ये बातें सही हैं तो आप इनको अपनी टीम का पार्ट बना सकते हैं। एम आई क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, ओए होए 7 नंबर का सवाल, ये तो लिखना बनता है। प्लीज गो अहेड, यू हैव 10 मिनट्स। स्प्रिंग 2020 माल्टा लिमिटेड, सात नंबर है। आपने कम से कम 4 बातें ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है, कम से कम। जल्दी से क्विकली सारे, मुझे सबके हाथ चलते हुए नज़र आए। सिर्फ देखने से सुनने से अब टाइम नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा। काम करेंगे तो आई कैब में जाके लिख पाएंगे। हाथ चलते हुए नज़र आए।
5 मिनट रह गए। हो गया, जल्दी कर लें। इतना मुश्किल तो नहीं वैसे। हाँ जी, अभी कर रहे हैं बच्चे। चलें जी। माल्टा लिमिटेड हैज़ problems in running an effective internal audit department. The directors of ML has shared with you a brief structure, functioning roles and responsibilities of the department, जो कि ये हैं। डिपार्टमेंट हेड कौन है? हिना अकरम, जो कि कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या इसको मैं CIA कह सकता हूँ? नहीं, ये CIA नहीं है, अपने डिपार्टमेंट की सिर्फ क्या है? हेड है। शी वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद CFO एंड CAO। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। शी प्रिपेयर्स ऑडिट प्लान फॉर ईच क्वार्टर बाय herself. All the internal audit findings are first discussed at length with both the CFO and, तो जो चीज़ें उसको मिलती हैं वो सबसे पहले किसको जाके बता रही है? CFO को या CEO को। ये भी अच्छी बात तो नहीं है। एंड उसके बाद वो प्रेजेंट करती है किसको? ऑडिट कमेटी को। और जिन्होंने अपॉइंट किया है वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ही CFO के और CEO के अंडर इन्फ्लुएंस काम करेगी। हिना की जो टीम है उसमें 3 लोग हैं, उस्मान, काशिफ और आमना। उस्मान को कहा गया है कि तुमने ट्रेडी डिपार्टमेंट संभालना है। काशिफ को कहा गया है कि तुमने परचेजिंग और पेबल्स वगैरह को देखना है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन। और आमना को कहा गया है कि तुमने ऑडिट करना है रेवेन्यू, रिसीवेबल और एसेट साइड का। फॉर द लास्ट फैमिलियरिटी आ सकती है। तो टेक्निकली इनको क्या करना चाहिए था? रोटेशन कर देनी चाहिए थी। हिना believes that the continued involvement of her team in the same area has helped them to develop expertise in the, उसको लगता है कि अगर हम एक ही बंदे को एक ही डिपार्टमेंट में बार बार काम करवाएंगे तो उससे क्या मिलेगी? मगर वो भूल गई है कि फैमिलियरिटी थ्रेड अराइज हो जाएगा। This also helps her and her team to design internal controls. Internal auditors डिज़ाइन नहीं करते, डिज़ाइन कौन करती है? मैनेजमेंट। इनका क्या काम है कि उनके डिज़ाइन किए हुए कंट्रोल्स को चेक करना, इवेलुएट करना। हाँ जी, आप मुझे बताएं, क्या ये कंसल्ट करती है कमेटी के साथ? पहले नहीं, पहले ये किसके पास जाती भागती हुई? CFO और CEO के पास। तो इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फारिग। और बताएं, रोटेशन भी? हाँ जी, वो प्लानिंग भी तो खुद कर रही है, स्ट्रेटजी भी खुद बना रही है, सब कुछ तो वो खुद कर रही है, रिपोर्टिंग वगैरह। तो इसमें तो मसले ही मसले हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है, वो क्या? एक तो ये कॉम्पिटेंट है,
दूसरा इसने टीम की ड्यूटीज़ को बांटा हुआ है। बस ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके अलावा सारे पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव। अब हाँ जी, ये देखिएगा, ये एक वर्किंग बनी हुई आपके लिए। मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और जब जब जो सवाल जिस जिस एरिया से आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट असिस्टेंस का जो अभी हमने सवाल किया है, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं है, और ये कब का है, स्प्रिंग 18 का। कंपैरिजन के अभी तक कोई सवाल नहीं आया। इवेलुएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन से अभी तक 2 सवाल आ चुके हैं। वर्क नॉट एग्रीड इन एडवांस एंड नो डायरेक्ट असिस्टेंस, यानी कि आपने ना इन एडवांस एग्री किया और ना ही क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर 2 सवाल आ चुके हैं। वर्क एग्रीड इन एडवांस प्लस उसके अंदर फर्दर प्रोसीजर्स अभी तक आए क्या अपने एरिया टेस्ट। तो इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एरियाज लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका बेशक तस्वीर खींच दें तो तस्वीर खींच लें, मगर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा हुआ है उसमें ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। डन। 610 के इन 3 सवालों के अलावा बाकी सारे सवाल क्रैमिंग बेस्ड हैं। आगे चलते हैं। आज हमारा टारगेट हल्का है क्योंकि कल बहुत हैवी है। कल क्या है बोला, रिपोर्ट 700 सीरीज़ है। तो आपने कल अपने रिक्शे वालों को, घर वालों को कह के आना है कि 6:30 से पहले हमें घर एक्सपेक्ट ना करें। दैट माइट बी एक्सटेंडेड टिल 7 ऑल्सो। तो कल अपना खाना शाना पैक करवा के लेकर आइएगा, बल्कि मेरे लिए भी लेकर आइएगा, ताकि हम मिल के जी चाय अगर आप में से कोई घर से बना के ले आए तो हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे यहाँ पे हैं। तो अगर आप में से देखें ना, यहाँ से लेंगे तो हमें कब मिलेगा 60 रुपये का, वो आपके लिए 40 का सब्सिडाइज्ड है। हमें कहते हैं कि आप पैसे लेते हैं, आप 60 रुपये दें। चले, आपको पता नहीं कि कब 40 रुपये का है, बस पीते हुए आइएगा। अच्छा जी, 620 मज़े की बात है कि हमने डिस्कस एक ही सवाल करना है, क्योंकि बाकी सारे सवाल क्या हैं, क्रैमिंग बेस्ड। इसको डिस्कस करते हैं, मगर इसका भी चार्ट देख लें। डेफिनेशन और फैक्टर्स में से 2 सवाल, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी में से 1 2 3 4 सवाल, अंडरस्टैंडिंग वाली साइड से और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाली साइड से 1 सवाल, और एडिक्वेसी से 1 2 3 सवाल आए कि हमने पूछे। इसका एक और फ़ायदा भी है, अगर आप इस पेयर में से कोई सा भी 1 सवाल कर लेंगे तो बाकी सवाल तकरीबन एक जैसे ही होंगे। तो आपको ये चारों करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक करके भी उतना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, बल्कि आप लोगों ने बताना है कि क्या 1 में पॉइंट करेंगे या नहीं, और क्या 2 में करेंगे या नहीं है पॉइंट। याद रखिएगा, एक्सपर्ट उस वक्त अपॉइंट किया जाता है जब ऑडिटर वो एरिया इवेलुएट, और ऑडिटर कौन सा एरिया इवेलुएट नहीं कर सकता, जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाला हो वो तो करेगा, मगर जो हट के हो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हम ही काफ़ी हैं। मगर रीवैल्यूएशन इस पे करेगा या नहीं करेगा? कौन ऐसा जो कह रहा है नहीं करेगा, ज़रा हाथ खड़ा करें। रीवैल्यूएशन के ऊपर कौन ऐसा बशिंदा है जो कि ये कहता है कि एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं होना चाहिए? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। कौन ऐसा है जो कहता है कि एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रीज़न क्या है? IAS 16 रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग सिखाता है, मगर रीवैल्यूएशन करनी कैसे है ये नहीं बताता। तो यहाँ पे अपॉइंट करेंगे और यहाँ पे हमें अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं। 5 मिनट की ब्रेक कर लें, चैप्टर 11 पे आ जाए, ख़त्म होने वाला बस। चैप्टर 11, इसमें जितने भी एरियाज़ हैं, ICAP के 4 फेवरेट सवाल हैं, और उन्हीं सवालों को बार बार घुमाता रहता है। 1 2 3 4।
1 2 3 और इसकी तस्वीर ले लें। और तो ये भी शेयर करवा दूंगा, मगर फिर भी एहतियातन। और टेक्निकली मांग क्या रहा होता है? प्रोसीजर्स। कभी मांग लेगा कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स, कभी डिमांड कर लेगा एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर्स, कभी उसको रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी जो कि मैनेजमेंट ने खुद से आइडेंटिफाई नहीं की, उसके प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स, उसके प्रोसीजर्स, रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आज तक एक ही सवाल आया, और रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट के आए कि आपने 2 सवाल पूछे हैं। इसमें से जो अच्छे सवाल हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक PDF होनी चाहिए है, तो मैंने कहा क्या इसकी स्लाइड बनानी है, इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, ज़रा पहला सवाल पढ़ के बताइए क्या डिमांड कर रहा है आपसे। पहला सवाल कंप्लीटनेस के ऊपर है, ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, एग्जिस्टेंस डिमांड कर रहा है। और अगर मैं तीसरा सवाल पढ़ूंगा तो ये दोनों का मिक्सचर होगा। पढ़े ज़रा। तीसरे सवाल में वो कंप्लीटनेस के ऊपर बात भी कर रहा है और एग्जिस्टेंस के ऊपर बात भी करता है। चौथे पे आ जाए, SVL। ये सवाल रीड करें ज़रा। कौन सा? हाँ हाँ, ऑटम 10। मुझे पता है कि आप कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। ICAP ने जब इसको रिवाइज़ किया था तो कोर्स में से माइनस कर दिया था, बट चूँकि यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं रख रहा हूँ ताकि आपकी प्लानिंग आउट ना हो। तो अभी फ़िलहाल है, इस क्लास तक है, बाद में बताता हूँ क्या करना है। ये पढ़े ज़रा, स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स लिमिटेड, स्प्रिंग 13। स्प्रिंग 13 का 5A रीड कीजिएगा। एक ऐसी पार्टी जो कि उन्होंने शुरू में आइडेंटिफाई और आपको मिल गई है और आप उनको कन्फ्रंट किया। उनका जवाब नॉर्मली क्या होता है? गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं कि अब आप अपनी टीम को फ़ौरन से इन्फॉर्म कर देंगे, उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, शक करेंगे कि अगर हमें एक पार्टी मिल गई है तो इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज़ होंगी, फिर इस पार्टी की तमाम ट्रांजैक्शंस पकड़ेंगे, अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे। वो सारी बातें आपने 5 नंबर के लिए लिख देनी है। ठीक है, तो बेशक नॉन ऑपरेशनल हो, इनको बताना चाहिए था कि भाई ये हमारी एक आरपी है, इसके साथ हमने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, मगर फिर भी ये हमारी आरपी है। आरपी के केस के अंदर हमारी मटीरियलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। हम एक एक चीज़ उसके बारे में तलाश करते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग भी नहीं करते, यहाँ पे 100% ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। बेशक नॉन ऑपरेशनल हो, फिर भी पेमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो पीछे हुआ होगा। तो वो ट्रांजैक्शन क्यों हुई है उसको भी तो पकड़ना हमने। अच्छा जी, आगे आए ज़रा। S14 में पार्ट 1 रीड करें। S14 पार्ट 1, स्प्रिंग 14 सेम है। तो कितना फ़ायदा होगा ना उन बच्चों को जिन्होंने S14 दी और वो S13 का सवाल करके गए होंगे। उनको एग्ज़ाम में जाते साथ ही 5 नंबर तो बने बनाए मिल गए। बिल्कुल 1 साल बाद आके हमने पूछ लिया। हाँ जी, पार्ट 2 पढ़े ज़रा। आउटसाइड द
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब उसके जितनी भी बातें हैं उठा के यहाँ पे छाप देनी है। 3 ऑडिट प्रोसीजर्स टू इंश्योर, तो 3 बातें। ये सवाल देखिए ज़रा, स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन नंबर 6। पहले स्प्रिंग 13 में आया, फिर स्प्रिंग 14 में आया, और अब स्प्रिंग आपकी अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम। ओए होए होए, बाद में ऑटम में भी आया हुआ वैसे क्या, इसके बाद ये ऑटम 18 में भी आया हुआ है बाय द वे। अच्छा जी, सवाल समझ आ गया? आगे आ जाए। ऑटम 15 पढ़े जरा। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 1C। आउटसाइड द, लगे याद, ये भी पढ़ ले ऑटम 16। टू इंश्योर, अब पार्ट बी क्या कह रहा है? ये वाहिद सवाल है जो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन टेस्ट कर रहा है। ज़रा किताब में जाके देखें तो आखिरी टॉपिक है। अगर आपने किताब में देखा हो तो 2-4 लाइनों का बिल्कुल लास्ट पे एक हेडिंग आ रही है, ये वहाँ से आंसर होगा। ये सारा रटा ही है। जो काम के सवाल है ना वो 2 हैं, वो करते हैं। ऑटम 20 चेक करते हैं। ऑटम 20 जरा पढ़िएगा। ऑटम 20 पढ़िएगा काइंडली। सीदर लिमिटेड, ये 2 सवाल काम के हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक में वो कह रहा है बताओ आरपी कैसी बनी है, और दूसरा वो क्या मांग रहा है, तो वो तो रटा है। अब इस तरफ आ जाएं। हो क्या रहा है, कंपनी ने एक लैंड बेचा है एमपीएल को, और लैंड बेचा मगर प्रॉफिट पे, लॉस ऑफ ₹10 मिलियन। जब मज़ीद इसको इवेल्युएट किया गया तो 2 बातें हमारे सामने आई। नंबर 1, CL होल्ड्स 20% शेयर होल्डिंग इन, तो ये क्या बन गई है, एसोसिएट। तो वो जो कह रहे हैं ना कि इवेल्युएट करें, तो आपने सबसे पहले बताना है कि चूंकि 20% की शेयर होल्डिंग है तो दोनों पार्टीज क्या है आपस में, और एसोसिएट्स क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, उसने खुद बस बता भी दिया है उस लाइन में आगे। MPL वुड पे 30% कंसिडरेशन इन कैश और बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ। अब खुद सोचें, अगर एक एंटिटी को कैश की ज़रूरत थी तो उसने लैंड बेचा, चलो बेच दिया, लॉस पे बेच दिया, कम से कम पैसों तो पूरे ले ले। पैसे भी किस पे कर रहा है, उधार पे। 30% अभी ले लिया, बाकी उधार पे ले गया। तो क्या इसको मैं ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कह सकता हूँ? तो ये वाली बातें आपने यहाँ पे छाप देनी थी। हाँ, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, मगर अजम्पशन लेके करेंगे। फिर नंबर कितने हैं वो, हाँ फिर आ सकता है, नंबर ज़्यादा है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टीथर लिमिटेड पढ़ें। टीथर लिमिटेड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये टीथर लिमिटेड। रेफरेंस है स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 3। रिक्वायरमेंट सेम है, सिनेरियो फर्क है। एक फ्लोर हमारे पास खाली पड़ा हुआ था, वो किसको दे दिया है, डायरेक्टर की बेटी को दे दिया। और चूंकि वो खाली पड़ा हुआ था तो उससे हम रेंट भी चार्ज नहीं कर रहे, और वो वहाँ पे बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। अगर यही जगह हम किसी और को रेंट पे देते तो क्या उससे किराया लेते?
अगेन ट्रांजैक्शन आउटसाइड। हाँ जी क्या वो तो बता रहे, ये देख लो, वो देखो ना, एक सेकंड, इसमें से एक कर लें, 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 ये तो है ही एक, और इसमें से एक कर लें, 3 6 सवाल करके पूरा चैप्टर खत्म। टोटल कितने सवाल हैं? 16 सवाल हैं, तो 16 में से 6 तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते हैं ना यार। एक और तरीकाकार भी है, सवाल कोई ना करें, चैप्टर तैयार करके किताब बंद करके पूरा का पूरा चैप्टर लिख लें, ये सारे सवाल कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर है ही क्या, क्रैमिंग बेस्ड। सेम कैन बी अप्लाइड ऑन एक्सपर्ट्स एंड इंटरनल ऑडिटर। कल अपने बैग में चाय, बिस्किट, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो कुछ भी है भर के लाइएगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।